नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल एसटीडी विद सुमन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप हिंदी सब्जेक्ट से नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं या टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग बिंब से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखेंगे, जिसमें हम लोग बिंब का अर्थ देखेंगे, बिंब के भेद, बिंब के कार्य भी हम लोग देखेंगे, साथ में बिंब की परिभाषा और बिंब के अनिवार्य तत्वों को भी हम लोग देखते चलेंगे। और आपको बता दें कि बिंब से रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न असिस्टेंट प्रोफेसर के जो परीक्षा होती है उसमें अक्सर बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, जिसमें अभिकथन से रिलेटेड यानी कि कोई कथन दे दिया जाता है और तर्क देकर पूछा जाता है कि इसमें से कौन सा सही है और कौन सा गलत है, या फिर गद्यांश भी दिए जाते हैं बिंब से रिलेटेड। चलिए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं, देखते हैं कि बिंब होता क्या है। बिंब का सबसे पहले हम अर्थ देख लेते हैं। बिंब अंग्रेजी के इमेज शब्द का हिंदी पर्याय है, जैसा कि मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है, जिसका अर्थ होता है किसी पदार्थ को मूर्त रूप प्रदान करना, यानी कि चित्रबद्ध करना अथवा मानसिक प्रतिकृति उतारना। बिंब एक भावगर्भित शब्द चित्र है। यह है कि जब हम लोग किसी कविता की पंक्तियों को पढ़ते हैं या फिर किसी मतलब कि गद्य से संबंधित किसी लाइन को पढ़ते हैं तो उसमें हम लोग देखते हैं कि उसी से संबंधित एक चित्र जो हम लोग के मस्तिष्क में तैयार होता रहता है, एक इमेज बनती रहती है। उसी को हम लोग उसी इमेज जो मतलब इमेज तो इंग्लिश शब्द है, उसी का जो हिंदी अर्थ है वो बिंब है, यानी कि चित्र, यानी कि मस्तिष्क में मानव मस्तिष्क में जो चित्रात्मक जो आकृति बनती है किसी कविता को पढ़ने से, उसी से संबंधित ये बिंब है। अक्सर बिंब से ही प्रश्न बनते हैं। आगे देख लीजिए कि बिंब एक प्रकार का चित्र है। बिंब शब्दार्थ के माध्यम से कल्पना द्वारा निर्मित एक ऐसी मानव छवि है जिसके मूल में भाव की प्रेरणा रहती है। अब हम लोग बिंब से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं को देख लेते हैं, जिसमें लिखा हुआ है कि बिंब वस्तु के निश्चित स्वरूप का संकेत रहता है, जैसे कि तिरंगा। कहने का मतलब यह है कि जब हम लोग किसी पंक्ति में अगर तिरंगा से रिलेटेड कुछ अगर मान लीजिए शब्द देख लेते हैं, भारत माता से संबंधित कुछ भी पढ़ते हैं, तो हमारे दिमाग में तुरंत अपने भारतवर्ष का जो तिरंगा है उसकी एक छवि बन जाती है, उसका एक चित्र मस्तिष्क में बन जाता है। उसी से संबंधित यहाँ पे लिखा हुआ है कि बिंदु जो है वस्तु के निश्चित स्वरूप का संकेत रहता है। दूसरे नंबर पर हम देख सकते हैं कि बिंदु के चित्रात्मकता की प्रवृत्ति प्रधान होती है, यानी लिखा हुआ है। ऐसे प्रश्न बनते हैं, मतलब कि लाइन दे दी जाती है, जब तर्क और कथन से संबंधित प्रश्न दे देते तो पूछा जाता है कि कौन सा मतलब कथन सही है और कौन सा गलत है। तो मतलब कि लाइन से संबंधित, पंक्तियों से संबंधित आपको मतलब ध्यान देना होगा, ध्यान से समझना होगा कि कौन सा बिंदु बिंब से संबंधित है और कौन सा नहीं। आगे आप लोग देख सकते हैं कि बिंब भावना को अधिक प्रभावित करता है। और फिर आगे आप लोग देख सकते हैं कि बिंब का निर्माण इंद्रिय उत्तेजना से होता है। इंद्रिय मतलब समझते हैं कि जो हम लोग की 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, अब तो मतलब कि छठी भी मान ली गई है, मतलब कि मानव मन को भी मान लिया गया है इंद्रिय, उसी से रिलेटेड ये है, उसी से मतलब संबंधित है कि बिंब का निर्माण जो है इंद्रिय उत्तेजना से होता है, मन से होता है, त्वचा से होता है और नाक से होता है, आँख से होता है। आगे पर देख सकते हैं 5वें नंबर पे है बिंब का निर्माण कल्पना द्वारा होता है। कैसे होता है? जब हम लोग किसी कविता को पढ़ते हैं तो उससे संबंधित जो वस्तु होती है वो उसकी हम लोग कल्पना करते हैं और हमारे मस्तिष्क में एक बिंब बन जाता है। इसलिए बिंब का निर्माण किससे होता है? कल्पना द्वारा होता है। आगे हम लोग बिंब की परिभाषा देख लेते हैं, जिसमें लिखा हुआ है कि डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार, डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं कि बिंब पदार्थ नहीं है। कहने का मतलब कि बिंब कोई वस्तु नहीं है, कोई पदार्थ नहीं है, वरन उसकी प्रतिकृति है, यानी कि उसकी एक आकृति है जो मन में बनी हुई है, या प्रति छवि, या उसकी एक छवि है। मूल सृष्टि में होकर पुनः सृष्टि, यानी कि मूल सृष्टि में वो वस्तु है, तभी तो किसी कवि ने उस मतलब उसको कविता का रूप दिया है। मतलब मूल सृष्टि में है लेकिन पुनः सृष्टि, यानी कि पुनः एक मतलब कि मन में उसका एक बिंब बन जाता है, एक मतलब चित्र बन जाता है। इसलिए मतलब कि जो बिंब है वो पदार्थ नहीं है, वो क्या है? वो एक प्रतिकृति या प्रति छवि है, डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है। फिर है आगे दूसरी परिभाषा लिखी हुई है एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका के अनुसार, बिंब से अभिप्राय है ऐसी सचेत स्मृति जो मूल उद्दीपन की अनुपस्थिति में किसी अतीत अनुभव का समग्र अथवा अंश रूप में पुनरुत्पादन करती है। मतलब कहने का मतलब है कि जब मतलब कोई अतीत अनुभव है, मतलब कि किसी कवि ने कुछ मतलब कि किसी दृश्य को देखा, फिर उस दृश्य के हिसाब से अपनी लेखनी की, और उस लेखनी का जो हम लोग मतलब कि जो हमारे दिमाग में जो वो बिंब बनता है वो क्या होता है? वो पुनरुत्पादन होता है। कहने का यही मतलब है। चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं। आगे लिखा हुआ है कि बिंबों का वर्गीकरण ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले हम देख सकते हैं कि स्केल्टन ने बिंबों का वर्गीकरण शब्दों के आधार पर किया। ऐसे भी क्वेश्चन बनता है कि मान लीजिए स्केल्टन जो है एक विद्वान है, इन्होंने बिंबों का जो वर्गीकरण किया वो शब्दों के आधार पर किया। फिर कुमार विमल ने इंद्रिय बोध अथवा प्रभावों को महत्वपूर्ण आधार माना। फिर लिखा हुआ है कि डॉक्टर सुधा सक्सेना ने पात्र और वस्तु के आधार पर बिंब का वर्गीकरण किया है।
मतलब नाम दे के पूछा जा सकता है कि किसने किस आधार पे बिंब का वर्गीकरण किया, तो इसलिए मैंने इसे भी इस वीडियो में रख लिया हुआ है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं कि बिंबों का वर्गीकरण मतलब कितने प्रकार का है। आगे आप लोग देख सकते हैं कि बिंब में इंद्रिय आधार प्रमुख रहता है। आप लोगों ने इसके पहले देखा कि कुमार विमल ने इंद्रिय बोध और प्रभावों को महत्वपूर्ण आधार माना है। आप लोगों ने देखा ना इसके पहले, उसी से संबंधित है कि बिंब में इंद्रिय आधार प्रमुख रहता है। इसी के आधार पर बिंब के 5 भेद किए जा सकते हैं। बिंब के 5 भेद इस प्रकार हैं। पहला है दृश्य बिंब, फिर अस्पृश्य बिंब, श्रव्य बिंब, घ्रातव्य बिंब और 5वें नंबर पे है आस्वाद बिंब। इन्हें चलिए हम लोग विस्तार से देख लेते हैं। सबसे पहला बिंब है दृश्य बिंब। दृश्य बिंब प्रत्यक्ष सादृश्य को उभारता है। कहने का मतलब जब हम किसी कविता की पंक्तियों को पढ़ते हैं तो हम लोग ऐसा प्रतीत होता है कि वो जो दृश्य वो प्रत्यक्ष हमारे सामने ही हुआ है, और यानी कि जो दृश्य बिंब है वो सामने ही दृश्य को उभार देता है। फिर सादृश्य विधायक अलंकारों में इन बिंबों का सरलता से इन बिंबों को दृश्य बिंबों को सरलता से देखा जा सकता है। इसका उदाहरण हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, व्योम से उतर रही चुपचाप छिपी निज छाया, छवि में आप सुनहरा फैला, केश कलाप मधुकर मंथन मृदुमौन। कहने का मतलब है कि व्योम, आप लोग जानते हैं कि व्योम का मतलब होता है आकाश। आकाश से उतर रही चुपचाप, क्या उतर रही हैं? किरणें। छिपी निज छाया, छवि में आप, यानी कि छिपी हुई थी जो अपनी ही छाया में, वो मतलब कि वो जो किरणें थी वो अपनी ही छवि में क्या थी? छिपी हुई थी। सुनहरा फैला केश कलाप, और जो मतलब कि कलाप मतलब होता है समूह, यानी कि जो किरणें हैं वो सुनहरे रंग की फैल गई हैं, एक समूह में फैल गई हैं। मधुकर मंथन मृदुमौन, और जो मधुकर है, मधुकर मतलब भौरा, और जो भौरे हैं वो क्या कर रहे हैं? वो मंथन कर रहे हैं, यानी कि चारों तरफ मंथन कर रहे हैं। मृदु मतलब होता है मधुर या मुलायम, वो बहुत ही मतलब मनोहर लग रहा है, मुलायम लग रहा है। और चुपचाप जो मतलब कि जो भौरे हैं वो चुपचाप क्या कर रहे हैं? वो मंथन कर रहे हैं। तो कहने मतलब कि इन पंक्तियों को पढ़ने से हमारे जो मतलब मस्तिष्क में एक दृश्य बिंब बन गया। चलिए हम लोग आगे दूसरे बिंब पे चलते हैं। वह है अस्पृश्य बिंब। इस बिंब में स्पर्श जनित संवेदनों से बिंब का निर्माण होता है। स्पर्श मतलब छूना। दृश्य तथा श्रव्य बिंबों की अपेक्षा अस्पृश्य बिंबों का प्रयोग काफ़ी कम हुआ है। छायावादी तथा नई कविता में इस प्रकार के उदाहरण उपलब्ध होते हैं। क्वेश्चन बन सकता है कि अस्पृश्य बिंब के जो उदाहरण है वो किस में बने हुए हैं अधिकतर, तो आपका आंसर होगा छायावादी तथा नई कविताओं में। इसके उदाहरण देख लेते हैं हम लोग। है स्पर्श मलय के झिलमिल सा, संज्ञा को और सुलाता है, पुलकित हो आंखें बंद किए तंद्रा को पास बुलाता है। इसका अर्थ इस प्रकार है कि है स्पर्श मलय, मलय का मतलब होता है चंदन, यानी कि जो उसका स्पर्श है वो कैसा है? जो वो मतलब छूने से मतलब है, वो जो स्पर्श है वो चंदन के जैसा मुलायम है। के झिलमिल सा, चंदन के झिलमिल सा है। संज्ञा को और सुलाता है। संज्ञा मतलब यहाँ पर मतलब है चेतना शक्ति, होश, यानी कि होश जो है मतलब कोई स्पर्श, जैसे माँ लोरी गा रही है, बच्चे को धीरे धीरे थपकी लगा रही है, स्पर्श दे रही है, तो वो क्या करे? चेतना शक्ति यानी कि होश को सुला रही है। पुलकित हो आंखें बंद किए, पुलकित यानी कि प्रेम से वो धीरे धीरे आंखें क्या कर रहा है? बंद कर रहा है। तंद्रा को पास बुलाती है। तंद्रा मतलब क्या होता है? हल्की नींद। और मतलब कि उसके स्पर्श से, मलय यानी कि चंदन जैसे स्पर्श से क्या हो रही है? हल्की नींद को वो पास बुला रही है। इससे क्या हुआ? मतलब कि हम लोगों ने कविता पढ़ी और मतलब कि स्पर्श से संबंधित ये कविता है, तो इससे मतलब कि स्पर्श बिंब आसानी से हम लोग इसमें समझ सकते हैं। चलिए हम लोग तीसरा देख लेते। तीसरा लिखा है श्रव्य बिंब। श्रव्य मतलब होता है सुनना। श्रव्य बिंब वे हैं जिनका ग्रहण नाद के द्वारा किया जाता है। और लिखा हुआ है कि इस प्रकार बिंब विधान प्रकृति वर्णन, यात्रा व युद्ध वर्णन आदि के अलंकार योजना में उपलब्ध होता है। नाद का मतलब होता है आवाज़, जोर की आवाज़। ठीक है, उदाहरण देख लेते हैं। झम 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 मेघ बरसते हैं सावन के, छम 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 गिरती बूंदे तरुओं से छनके। तरुओं मतलब होता है वृक्ष से, छनकर जब बूंदे गिरती है तो आवाज़ करती है ना। चम चम बिजली चमक रही है उर के घन के। उर का मतलब होता है हृदय, घन मतलब बादल, यानी कि बादल के हृदय से क्या हो रही है? बिजली चमक रही है। थम थम दिन के तम में सपने जगते मन में। तम मतलब होता है अंधेरा, यानी कि मन में क्या सपने जग रहे हैं। मतलब आदमी, कोई भी व्यक्ति सो रहा है और रात में बारिश हो रही है, झमझम सुनाई दे रहा है। मतलब कि आवाज़, नाद मतलब होता है आवाज़, जोर की आवाज़। तो वही कहने का मतलब है कि हमारी जो ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं उसी से हम लोग बिंबों का अनुभव कर सकते हैं, वही यहाँ पे बताया गया है। अगला बिंब है घ्रातव्य बिंब। घ्रातव्य बिंबों का प्रयोग सुगंधित वातावरण,
दुर्गंध युक्त वस्तुओं दृष्टांत प्रस्तुत करने, किसी व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत करने आदि से किया जाता है। घ्रातव्य मतलब होता है सूंघने, मैंने पहले बता दिया। यानी कि सुगंधित मतलब कि कविता को पढ़ने से ऐसा महसूस होगा कि मतलब अगर अच्छा लिखा होगा, सुगंधित वातावरण के बारे में लिखा होगा तो सुगंधित महसूस होगा। और अगर आपने मतलब कि दुर्गंध युक्त वस्तुओं के बारे में अगर कवि ने लिखा हुआ है तो उसी से संबंधित आपके मन में अनुभव होगा, उसी से मतलब संबंधित ये घ्रातव्य बिंब है। फिर है आस्वाद बिंब। आस्वाद का मतलब होता है मतलब कि चख कर किसी स्वाद का ज्ञान प्राप्त करना। यह बिंब भी साहित्य में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। आस्वाद का यहाँ पे लिखा हुआ है, आस्वाद का अर्थ चक्कर स्वाद का ज्ञान प्राप्त करने से है। मतलब कि हम लोगों ने 5 प्रकार के बिंबों को मतलब देख लिया है। चलिए अब हम लोग आगे देख लेते हैं इससे। फिर आगे लिखा हुआ है कि बिंब के अनिवार्य तत्व। बिंब के अनिवार्य तत्व में पहला है कल्पना और दूसरा इंद्रियता। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ लिया है कि कल्पना के माध्यम से ही बिंबों का निर्माण होता है। और इंद्रियता यानी कि इन 5 जो हम लोग की ज्ञानेंद्रियां हैं, मतलब छठे मन को भी माना गया है, लेकिन यहाँ पे मतलब 5 ही बिंब बताए गए हैं। तो इंद्रियता भी बिंब का अनिवार्य तत्व है। फिर देख लेते हैं बिंब के कार्य। बिंब के कार्य में पहला है अर्थव्यक्ति, दूसरा भाव संप्रेषण, तीसरा प्रत्यक्षीकरण और चौथा सौंदर्यात्मक अनुभूति। अर्थव्यक्ति मतलब कि काव्यार्थ को पूर्णतः स्पष्ट करता है। अर्थ मतलब कि जब हम लोग पढ़ते हैं तो बिंब के माध्यम से जो कविता है उसका व्यक्ति को बिल्कुल आसानी से उसका अर्थ, काव्य का जो है अर्थ आसानी से स्पष्ट हो जाता है। भाव संप्रेषण, भाव को संप्रेषित एवं उत्तेजित करता है। यानी मतलब कि जब पढ़ते हैं तो भावनाएं भी जगती हैं, उससे संबंधित मतलब बिंब के ये सब कार्य हैं। फिर है प्रत्यक्षीकरण, मतलब कि जब हम लोग किसी घटना को, कवि द्वारा बताई गई घटना को पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि वो हमारे प्रत्यक्ष सामने ही है। तो इस तरह से प्रत्यक्षीकरण भी बिंब का एक कार्य हुआ। फिर सौंदर्यात्मक अनुभूति, और अगर कविता में अगर रूप, सौंदर्य या गुण का मतलब वर्णन किया गया है तो हमारे मतलब हमको मतलब वैसी ही अनुभूति होती है कि हाँ मतलब कि कवि ने सौंदर्य से संबंधित बात कही है। इस तरह से बिंब के ये कार्य हो गए। असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षाओं में इससे संबंधित बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि कथन और तर्क दे दिया जाता है, पूछा था कि कौन सा सही है कौन सा गलत। अक्सर मतलब कि उस परीक्षा में अक्सर नीट जेआरएफ की परीक्षा में अक्सर इस तरह के प्रश्न बनते हैं, और अक्सर मतलब अगर अच्छे से आप लोगों की तैयारी नहीं है तो गलत हो जाते हैं, इसलिए इसको बिल्कुल अनदेखा ना करें। और जो मतलब कि गद्य से संबंधित प्रश्न भी इससे बन चुके हैं। 2018 के ही पेपर में बिंब विधान से संबंधित एक पूरा पैराग्राफ मतलब कि एक दे दिया गया था, और उससे संबंधित 5 प्रश्न दिए गए थे, इसलिए इसको बिल्कुल अनदेखा ना करें और ध्यान से पढ़ें। एक एक बिंदु को आसानी से पढ़ें, बहुत ही आसान टॉपिक है और आपको आसानी से तैयार हो जाएगा। अंत में आप लोग देख सकते हैं कि आप लोग के सामने एक कथन दिया हुआ है, यानी कि बिंब अतीन्द्रिय होते हैं, और तर्क दिया हुआ है क्योंकि उनमें इंद्रियता का होना अनिवार्य है। ऑप्शन आप लोग के सामने है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है कि ए और आर दोनों सही है। ऑप्शन बी में ए गलत है और आर सही है। ऑप्शन सी में लिखा हुआ है कि ए और आर दोनों गलत है। ऑप्शन डी में लिखा हुआ है कि ए सही है और आर गलत है। मतलब कि इसी तरह से प्रश्न बनते हैं कथन से संबंधित। अब इसमें आप लोग को देखना है कि मतलब ए और आर में मतलब ये कौन सा सही है, दोनों सही है या दोनों गलत है। तो जैसे लिखा हुआ है कि बिंब अतीन्द्रिय होते हैं। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि बिंब क्या होते हैं। बिंब मतलब में 2 अनिवार्य तत्व हैं, कल्पना और इंद्रियता। तो लिखा है कि अतीन्द्रिय, अतीन्द्रिय का मतलब होता है इंद्रियों से परे, यानी कि इस मतलब कि इंद्रियों से बाहर की बात की जा रही है। तो सही जाहिर सी बात है कि ये वाला जो कथन ए में लिखा हुआ है ये गलत है, ठीक है। फिर लिखा हुआ है कि तर्क में लिखा हुआ है कि क्योंकि उनमें इंद्रियता का होना अनिवार्य है। बिंब में इंद्रियता का होना अनिवार्य है, ये एक अनिवार्य तत्व है, इसलिए आर जो तर्क दिया हुआ है वो सही है। और कथन जो दिया हुआ है कि बिंब अतीन्द्रिय होते हैं ये गलत है। तो हम लोग ऑप्शन में देख सकते हैं कि ऑप्शन बी में लिखा हुआ है कि ए गलत है और आर सही है, इसलिए हम लोग का ऑप्शन बी सही होता है। इस तरह के प्रश्न आते हैं। अगर आप लोगों ने पूरा वीडियो आराम से देख लिया और उसे अच्छे से समझ लिया तो ऐसे प्रश्न आप आसानी से लगा सकते हैं। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि अगर यदि आप बेल आइकन को प्रेस नहीं करेंगे तो कोई भी मैं नया वीडियो बनाऊंगी तो उसका नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलेगा। और मेरे चैनल के प्रति अगर कोई सुझाव हो तो इसे कमेंट करके जरूर बताएं। फिर मिलेंगे ऐसी उपयोगी वीडियो के साथ। धन्यवाद।